हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। शाम का टाइम है और पढ़ने में मन भी लगता होगा। रोज़ एक मॉक लगाएं। एनटीपीसी का पेपर है, एनटीपीसी के पेपर करा रहे हैं हम आपके लिए। और रोज़ अपनी तैयारी करें और एक शाम को मॉक मॉक ज़रूर लगाएं। और मॉक का सॉल्यूशन हम दे ही रहे हैं, अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। इसमें आपको हम एनटीपीसी में 4 जनवरी को आया हुआ 2021 के पेपर, शिफ्ट सेकंड का पेपर कराएंगे एनटीपीसी का, जिसमें हम लगभग आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है। इसमें हम पहला क्वेश्चन जब रेगुलर क्वेश्चन होंगे, हर प्रकार के जैसे पेपर आ जाए वैसा ही क्वेश्चन कराएंगे। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे का 65% है, दूसरे का 65% है। ठीक है। तो एक हम मान लेते हैं अगर 100 है तो दूसरा 65 होगा। ठीक है। एक विकर्ण दूसरे का 65% है, अगर इसे दूसरा मान लेंगे तो पहला 65% होगा। सबसे लंबे विकर्ण भुजाओं के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया गया है। अच्छा जी, हमने परसेंट माना हुआ है तो इसका हम रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, रेशियो में वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो 5 से काट सकते हो, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10। और माने तो 13:20 का अनुपात बन गया आपका। ठीक है। अनुपात सबसे बड़ी, ये कह रहा है लंबे विकर्ण की भुजा को के रूप में, यानी बड़ी वाली को भुजा के रूप में ले लो और क्या बनाना है, वर्ग। ठीक है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, इससे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दोनों का सूत्र लगाओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अनुपात में वृत्त भुजा पे घात 2। तो एक भुजा भुजा मानिए बड़ी वाली, तो 20 पे घात 2, 20 को 2 बार 1/2 D1 13 और 20। हल करते हैं इसको तो ये 10 बार। ठीक है। एक से ये कट जाएगा तो आपका कितना आ रहा है, देखिए 13 एकम 13 अनुपात 20 दूनी 40, यानी 13:40 हो जाएगा। हमने अनुपात में इसलिए ले लिया क्योंकि हमें वैल्यू भी अनुपात में ही डिफाइन करना था। और परसेंटेज में वैल्यू वैसे ही रेशियो में ले ले तो हल करने में आसानी होती है। आपका 13:40 आ गया। यही ऑप्शन आपका सही है, थर्ड नंबर का। ठीक है। ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। 1/2 पहला विकर्ण और दूसरे विकर्ण का गुणा, वृत्त का क्षेत्रफल भुजा वर्ग। ठीक है। इसका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप जो आपको याद होना चाहिए, जैसे 4 गुणा भुजा होता है। ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं भाई? एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जैसे इंग्लैंड ने हमारे यहाँ राज किया 1947 तक, तो इंग्लैंड के लोगों ने हमारे भारतीय महिलाओं से शादी कर ली और उनसे पैदा होने वाले बच्चे जो अभी भारत में रह रहे हैं उनको बोलेंगे एंग्लो इंडियन। और उनके पिताजी थे वो तो भारत छोड़ के चले गए, अब वो लोग रह गए, उन्हें एंग्लो इंडियन। इनके लिए एक समुदाय बना हुआ है, इनको छूट दी जाती है। तो समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, वो भी लोकसभा में पूछा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं हम। ठीक है। अब ये भी प्रावधान खत्म कर दिया है। आपका संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन में, ये सब खत्म कर दिया है बिल्कुल। एंग्लो इंडियन वाला समुदाय बिल्कुल खत्म। अब ना कोई एंग्लो इंडियन। अब जैसे लोकसभा में 2 लोगों को नियुक्त कर सकते हैं और राज्यसभा में लगभग लगभग 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, GSAT-31, ये उपग्रह का नाम है। एक डैश है, क्या है? ये दूर संचार का उपग्रह है, जो ये आपके टेलीविज़न चलता है, दूर संचार का माध्यम है, टेलीफोन टेलीविज़न, उसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया उपग्रह, उसका नाम है GSAT-31। ठीक है। नेक्स्ट, आप इस क्वेश्चन को कीजिए।
कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद भाग को गुणा को प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे हल करें इसको, अगर इतना इतना हम भाग हल करेंगे तो इसका आंसर आए 1/5 गुणा, भाग को गुणा बदलें तो उल्टा हो जाएगा 25/1, तो 5 बार कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू हल करने पर 5 में प्राप्त हुई, ठीक है। अब गुणा हल कर लो, 3 त्रिक 9, 2 पंजे 10, 2 7 14, इसको हल किया 7/21/5, इसको हमने हल किया इस भाग को, तो 7/21/5 प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे इसको हल कर लो, इस वाले को, ठीक। ये तो गुणा ही हो रहा है, तो गुणा कोष्ठक लगा, चाहे तो कोष्ठक हटा दो फिर भी कोई फर्क नहीं है क्योंकि गुणा ही हो रहा है, ठीक। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ऊपर 7 एकम 7, नीचे 5 दूनी 10, माइनस ये 25/10, यानी 10 का भाग 25 में लग रहा है, तो 5 दूनी 10, पचम 25, ये भी आपका भाग आ गया 5/2। इसे अब हल कीजिए, कितना बचा 5/2 माइनस 7/10 प्लस 21/5 माइनस का 5। चाहे आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए, हल करके देख सकते हो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10, 2 पंजे 10, पचम 25 माइनस 7 प्लस 5 दूनी 10, 21 दूनी 42 माइनस 10 पंजे 50। देखो ये माइनस माइनस के 50 और 7 57 हो गए, और ये प्लस प्लस के जोड़ लो, 5 और 2 7, 4 और 2 6, माइनस 57/10 बराबर 10/10 बराबर 1। आंसर आ गया 1, लास्ट ऑप्शन। कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट एक्सेल, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक्सेल MS ऑफिस जो होता है 2010 के ऑफिस की बात की गई है कि वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती हैं, कितनी वर्कशीट मौजूद होती हैं बताइए। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है MS ऑफिस में, एक्सेल में कितनी सीटें होती हैं मौजूद, ये आपको याद होना चाहिए। 3 सीटें मौजूद होती हैं, ये याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, गणित का क्वेश्चन है, हल कीजिए। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, एक संख्या उसमें 20% की कमी कर दो, फिर उसमें 15% की वृद्धि करी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। संख्या मिली है जो मूल पहले वाली संख्या थी उससे 64 कम है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, सीधा सीधा 20%, 20% कितना हो गया 1/5 कम है, 5 से 1 कम है, तो 5 से रह गया 4। अब इसमें फिर 15% की वृद्धि की जाती है। अब 4 में 15% की वृद्धि, 15 को भी भिन्न को तोड़ लो तो आपका कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी वृद्धि हो रही है तो 20 से 23 का रेशियो। लेकिन यहाँ 20 है, वही संख्या यहाँ 4 है, रेशियो में एक ही संख्या, दोनों अलग अलग है, दोनों को बराबर कर लो, या 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो 5 का, ठीक है। तो संख्या आपकी समान हो गई क्योंकि यही संख्या में वृद्धि हुई है, यही संख्या एक ही है दोनों। तो मूल संख्या 25 थी, पहले पर संख्या आपकी 25 से हुई, कितनी 5 20, 20 से अब आपकी संख्या हो गई 23, 23 हो गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से अब अभी हमें 23 संख्या प्राप्त हुई है, मूल संख्या से 64 कम है। यहाँ हमारी कितनी कम है, देखो 25 से 23 कितने कम है 2, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 64 कम है। मूल संख्या प्राप्त करवा रहा है, मूल संख्या हमारी 25 है, 2 की वैल्यू आ गई, हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 23 है 2 दूनी 4, निकालना 25 की है, तो 32 गुणा 25। अब देख लो इसका आंसर मिला लो, 25 दूनी 50, 5 से लगी 5, 25 75, और 5 कितने हो गए 80। 800 है ऑप्शन में कहीं, हाँ बिल्कुल है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है।
रेशियो के सवाल हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। आधा मैथ आप आधा क्या मान लो 80% गणित आपका रेशियो से ही सॉल्व किया जाता है। हल करने में आसानी होती है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। आगे राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED सेट खरीदे, यानी 41,000 रुपये में 2 LED सेट लेके आया। एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा जी, ये कह रहा है जो हमने जो सामान बेचा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन लेके तो अलग लेके आया 41,000 में दोनों, तो लेने का रेट तो नहीं मालूम कौन सा कितने रुपए कौन सा कितने रुपए का। इसके अनुसार ये कह रहा है तो एक को 20% के लाभ पर मान लो, पहले को 20% के लाभ पर। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 20 5 5 की चीज 6 रुपए में बेच दी। 5 रुपए का CP, 6 रुपए का SP सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है दूसरी वस्तु को 15% के हानि पे, तो 15% कितना होता है? ये पीछे वाला रेशियो दे रखा, देखो एक ही पेपर में सेम रेशियो पर क्वेश्चन दे रखा है। इसका अपना CP कितना है? 20। इसमें हानि हुई है, उसमें लाभ हुआ था, इतना ही अंतर है। और 3 रुपये हानि होगी 20 पे, तो रह गया आपका 17 रुपये। ठीक है, इसके अनुसार क्या कह रहा है? दोनों टीवी विक्रय मूल्य समान है, तो आपका विक्रय मूल्य है ना SP, ये दोनों में कैसा है? समान। या 6 या 17 है, तो दोनों को समान बनाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे? समान बनाने के लिए यहाँ हम 17 का गुणा कर दें, या हम 6 का गुणा कर दें। ठीक है, अब दोनों में हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब क्या कह रहा है? उसका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है सबरा उसका होने वाला लाभ और हानि ज्ञात करनी है। देखो सेलिंग प्राइस सेम हो गया इसका, तो यहीं से पहले रेशियो निकाल लो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहीं आसानी होगी करने में। 17 पंजे 85, और 17 छक्का 7 छक्के 42 की 2 हासिल 4, 17 छक्का 102। पहली वस्तु को 85 में खरीदा था, 102 में बेच दिया, लाभ हुआ। दूसरी वस्तु 120 और 17 छक्का 102 में बेच दिया। 120 की ली और 102 में बेच दिया, इसमें हानि हो गई। ठीक है, ओवरऑल पूछ रहा है। ओवरऑल भाई कितना हो गया? जोड़ लीजिए ओवरऑल, कितने का लेके आया कितने में बेच दिया। जोड़ो 5 8 और 2 10, 1 और 1 2, 205 की चीज 204 में, यही तो हो गया। तो फिर तो भाई इसकी 205 की चीज 204 में बेच रही है, तो अकॉर्डिंग टू जो हम कर रहे हैं अनुपात के अनुसार एक की हानि हो गई, यानी होनी हानि फिक्स है, तो हानि वाले ही सही होंगे। एक हानि जी गई एक हानि जी गई, लाभ वाले तो वैसे ही नहीं सही हो सकते। अब भाई रेशियो की वैल्यू निकाल लो। हैं 205 में लेके आया था, 204 में बेच दिया। 205 की चीज 205 ही लेके आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 41,000 में लेके आया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो 205 की वैल्यू 41,000। ठीक है, 205 दूनी 410, 200 400 5 5 10 410, यानी एक की वैल्यू आ गई 200। एक की ही वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू 200, तो 200 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, रेशियो में पूछ लेता तो हल करने और तो हल नहीं करना पड़ता। 200 रुपये की हानि, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम रेशियो दे रखे क्वेश्चनों के, हल करने में आसानी होगी आप लोगों को। सेम रेशियो होगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। ओहो, 5 अंकों की वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आप चाहो तो 468 का भाग लगा के देख लो सब में, टाइम हो तो। नहीं तो 468 के खंड काट लो, गुणनखंड करके आप
संख्या छोटी छोटी हो जाए, छोटी छोटी संख्याओं के भाग लगा के देख लो। सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढना है, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो मेरे अकॉर्डिंग टू सबसे बड़ी संख्या यही है 5 अंकों की, चारों ऑप्शन में देखते हुए। 99,864। ठीक है। ये बड़ी नहीं बनेगी, फिर उससे छोटी देखेंगे 684, फिर 486, फिर 468। पहले इसी को ट्राई करते हैं। वैसे भाग लगाएंगे तो वही टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। इतनी बड़ी इसके खंड कर लो, गुणनखंड बना लो। ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 का तो सब में ही भाग जा रहा है भाई। हैं? 2 से तो कटेगी कटेगी। अब देखो, 13 निम्मा 170 है। 3 तरह 9 और 3 एक 3। संख्या आपकी 2 से कट रही है, 13 से और 3 से। अब ये देखो, एक बार 2 से तो सभी कट रही है, 3 का ट्राई कर लो। इसमें देखो 3 का भाग इसमें भी जाएगा, 9 9 कट जाएंगे। 8 14 4 18, 3 6 18, 3 का भाग चला जाएगा। 9 9 ये भी कट गए। 8 और 4 12 6 18, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा। 9 9 कट गए। 8 और 6 6 4 10 8 18। अच्छा सेम संख्या है, ये ऊपर सबका 18 18 हो रहा है, तो यानी 3 का भाग तो कंपलसरी चला ही जाएगा। अब बात आई 13 की। ठीक है, अब 13 का भाग लगा के देख लो भाई, बड़ी संख्या में मालूम पड़ जाएगा आपको 13 का भाग जाएगा कि नहीं। तो आप भाग लगा के देखो, सबसे बेस्ट है 13 का। सब में देख लो लगा के। लगाओ आप लोग, करो। करिए आप। 13 पंजे 85 और 13 86 4 1। सॉरी, हम भाग गलत लगा रहे हैं। 13 पंजे 65 होता है, गलत भाग पड़ गया। 13 नम्मा 117। ठीक है, ज़्यादा निकल रहा है। और 13 सिक्के 18 78। और आप भाग लगाइए 13 8 बच्चे 64। ये इसमें तो भाग नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। इसमें लगा के देख लो 13 का भाग। ठीक है, आप लगाइए। 13 28 13 सत्ते 7 पर चला जाएगा। 98 13 कम 13। आपका 3 13 नहीं। अच्छा हाँ, इसमें जा रहा है देखो भाग। इसके बाद यही तो संख्या बड़ी है इसमें, ये तो सबसे बड़ी, इसमें भाग नहीं गई, इसमें भाग जा रहा है आपका, तो यही संख्या सबसे बड़ी होगी। 99,684। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कुछ नहीं, भाग लगाना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम, जो आपकी भाषा है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा है। भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजी भाषा, ये तो 26वां है। हाँ, ये एक 1963 का अधिनियम है। 3 जनवरी 1965 को आया था, 26वें दिन लागू हुई थी भाषा ये आपका। ठीक है, आपका संविधान का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने के प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। ठीक है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सके। अच्छा, तो आपके अनुसार टोटल पेड़ 24 आम के हैं। ठीक है, 24 आम के हैं, प्लस 56
और प्लस आपके 72 कितने हो गए? 6 7 10 और 2 12 और 7 5 12 13 14 15, टोटल तो 152 पेड़ हो गए। ठीक है, न्यूनतम संख्या लगानी है। न्यूनतम के लिए हम एलसीएम के मासा की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो 24 56 और 72 का अब मासा लीजिए। ठीक, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 56 के खंड काटिए। 2 2 4 2 8 16 28, 2 14, 2 7। ठीक है, 72 के 2 36, 2 18, 2 9 गुणा 36 दूनी 72, फिर 18, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, गुणनखंड काटिए बात 72 के। एक बार मिस्टेक हो रही है। 2 36, 2 से काटा 18, फिर 2 से काटा 9, फिर 3, फिर 3। ठीक है, 3 तक 9 दिन 18 36 नहीं पाता। ठीक, एलसीएम लीजिए आप इसका, सॉरी मासा लीजिए। मासा ले गए, एक तो कॉमन संख्या ले लेते हैं। और कुछ कॉमन है? ये बस कॉमन ही संख्या ली जाती है इसमें। हल कीजिए, भाग लगा दीजिए। 8 का भाग लगा दो इसमें। 8 एकम 8 और 7 बचे 8 ने 72, 19, 19 पेड़ लगेंगे। कम से कम पेड़ लगाए गए इसलिए, ज़्यादा से ज़्यादा होता तो हम लासा निकाल लेते, कम से कम है तो मासा निकाल लिए बस टोटल पेड़ का। नेक्स्ट कीजिए। 2 कार अहमदाबाद से शुरू हुई थी और विपरीत दिशा में चलना शुरू, यानी यहाँ कोई स्टेशन है, एक कार आपके इधर चलिए तो एक इधर चलिए। ठीक, इसमें एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मान लो एक कार यहाँ से चली है, ये मान लो x किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो x प्लस 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ 200 किलोमीटर ज़्यादा तेज चल रही है। यद्यपि 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर, यानी मान लो इन दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर क्वेश्चन के अनुसार 9 घंटे में तय कर दी, तो दोनों गाड़ियों की चाल आ जाएगी 9 5 45 500। तो क्या पूछा? तो दोनों कारों की चाल का, हाँ दोनों चारों पूछा, दोनों कारों, बाकी क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहा। दोनों का दे रखा है और दोनों कारों का डेटा दे रखा है। 9 घंटे में दोनों 4500 किलोमीटर चली हैं। दोनों की अब स्पीड आ जाएगी 9 पंजे 45 500, यानी कि आपकी दोनों कारों की स्पीड जोड़ी जाए तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये कहता अलग अलग दोनों की पूछता तो वो भी निकल आती, क्योंकि एक की चाल दे रखी है, यहाँ डिफरेंट दे रखा है दोनों का। एक 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, इसमें 200 कम कर दो बच्चे 150, वो सॉरी 300, 300 को 50-50 कर दो, 150 150, एक एक तुम्हारी 200 की चाल से ज़्यादा चल रही है, एक में 200 जोड़ दो, तो एक आपकी 150 की स्पीड से चल रही होगी, एक आपकी 350 की स्पीड से चल रही होगी। ठीक है, दोनों कारों की स्पीड आ गई और दोनों इकट्ठी चल रही हैं, तो इकट्ठी तो 500 आएगी। उसमें सीधा सीधा डेटा पूछा है, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको कीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, देखिए D4, सीधा सीधा डी का स्थान चौथा ही होता है, एच का स्थान 8 ही होता है, एल का स्थान 12 ही होता है। देखो पहले 4 फिर 8 12, हर में 4 4 का डिफरेंट है। 12 फिर 4 कितना आएगा? 16, और 16वां अंक आपका अल्फाबेट के अनुसार 16 यही दे रखा है।
16 नंबर पर आपकी पी भी आती है, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है, सो इसमें 16वां नंबर कोई आए। सीधा सीधा, ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा को, डेस्टिनी को ये लिख दिया, इसको क्या लिखवा, देखो इसके सारे अच्छा सेम सेम से लग रहे हैं। बाई एन, क्या किया इसने, बाई आगे ला दी, फिर एन, फिर एन उठा ली, फिर आई उठा ली, पीछे से उठा रहा है, तुम भी पीछे से उठा लो। बाई टी आई, बाई टी आई, बाई, और कहीं आई नहीं, बाई टी आई, यही हो गया सीधा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर में वसा संचयन करने वाला ऊतक, टिश्यू, तो वसा संचित करता है उसे वसा ऊतक बोलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, बताइए किस वर्ष पारित हुआ था। 1856, याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिण क्षेत्र, उत्तर ऊपर वाला, दक्षिण नीचे वाला, सबसे नीचे वाला क्षेत्र पूछा है, कौन सा होता है, इंदिरा पॉइंट, यही होता है आपका सबसे दक्षिणतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछा है। सबसे स्वच्छ शहर तो 2-3 साल से लगातार इंदौर ही आ रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं है, इंदौर ही लगातार आ रहा है आपका। नेक्स्ट, एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात करनी है भाई, आर ज्ञात करना है आपको, जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, वार्षिक रूप से संयोजित होकर स्वयं का 14641 हो जाता है, कितने से, 1113, कितने जीरो भाई, 4, यानी 10,000 से 14,641 हो जाता है, ठीक है। तो सीधी बात है, सीपी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका ये मूलधन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ये आपका मिश्र धन दे रखा है, तो अमाउंट और मिश्र धन का रेशियो निकाल लेते हैं, सबसे सिंपल तरीका यही है। देखो रेशियो निकालना अलग बात है, अगर हमारी ये संख्या सीधी 10 की घात बन रही, क्योंकि हमें घात में संख्या चाहिए, वो भी कितनी घात में, 4 वर्ष के 4 घात में, इसमें 10 का घात, तो सीधा सीधा 4 घात चढ़ रहा है, 10 पे घात 4। अब इसके चक्कर मिश्र धन है, ये तो 10 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, 10 से ज़्यादा होगा, और 10,000 से 14,000 हो रहा है, तो 10 के पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो लास्ट में 1 लेके आना है, तो यार सी बात है 11 के पास में ही होगी ये संख्या, 11 11 4, 11 11 121 गुणा 11 11 121, अब 12 12 144 144 46 के लमसम पहुंच ही रहा है, तो यही संख्या होगी 10⁻11, ठीक है। वो 4 वर्ष का है, तो 4 घात भी चढ़ रही है, ठीक। अब हमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो निकालो, 10⁻11, 1 की वृद्धि हुई 10 पे, हो गया 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ नहीं करना है, बस था थोड़ा दिमाग लगाना, जल्दी से जल्दी सोचना है संख्या को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती किसकी महान विद्वान थी, ये आपकी संस्कृति की महान विद्वान थी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपको याद होना चाहिए, भारत में पहली एक पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी, इसने चलवाई थी डलहौजी ने 1853 में, ठीक है।
पहली पैसेंजर ट्रेन, ये तो ये भी मालूम होगा आपको किस और कहाँ और किसके बीच में चली थी। ठीक है, ये याद होना चाहिए, याद होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी का क्या अर्थ होता है? क्या होता है आपका आईएसपी? बताइए आप लोग, आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कहाँ लिखा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये होता है आपका। ठीक। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या होता है? अन्य नाम बताइए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 9 डॉट्स प्राइस अवार्ड 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। या करंट अफेयर तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, या आपको करंट अफेयर तो याद करनी पड़ेगी, या आपको एनी ये दी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये तो नहीं करंट अफेयर पूछते हैं। 2021 का पेपर 19 की पूछी, 2 साल के अंतर्गत थी। ठीक है। 400 500 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जब 8 12 16 उन्हें विभाजित कर सकें। ऐसी संख्या ढूंढनी है 400 500 के बीच में। नहीं नहीं नहीं, 400 500 के बीच में संख्याओं का योग पूछ रहा है। कितनी संख्याएं उनका योग पूछ रहा है जो 8 12 और 16 से उन्हें विभाजित कर सकें। तो जाहिर सी बात, 8 12 16 से पहले कटने वाली एक संख्या निकाल लीजिए। इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 48 संख्या ऐसी है जो 8 चंग 48, 12 चक 48, 16 चक 48, सॉरी 16 ती 48, 16 ती 48, 12 चक 48, 8 चंग 48, यानी 48 संख्या ऐसी है जो 8 12 16 से कट रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं इसमें शेषफल भी चाहिए हमें 5। तो 48 में कितने का गुणा करें कि संख्या 400 500 के बीच में ही बने और +5 शेष बचे, या x मान लूं, +5 शेष बचे। x के कितने मान रखने पर संख्या 4 और 500 के बीच में आएगी? एक आ सकता है, 2 भी आ सकती संख्या, 3 भी आ सकते हैं। अगर हम x की जगह 10 रख देंगे सपोज, तो 480 हो जाएंगे, और 5 485, 400 और 500 के बीच में ही आ रहा है 485। ठीक है, एक तो आप x बराबर 10 रख लीजिए। ठीक है, x के स्थान पर हमने सबसे पहले 10 रख के देखा, तो 48 गुणा 10 +5, 480 +5, तो 485। एक संख्या तो ये होगी आपकी 485। अब x की अगर हम 11 भी रख देंगे तो संख्या हमें मालूम 500 से ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि 485 वैसे ही आ रहा है। अब एक कम रख के देख लो, अब x की 9 रख के देख लो, 48 गुणा 9 +5, 8 ने 72, ने चौक 36, हरे राम रे, 9 72, 2 आंसलाई 7, और ने चौक 36, और 7 7 और 13 43, 700 प्लस हो गए, +5 437 है, और 8 में जाएंगे x की 8, तो संख्या 400 से कम रह जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आप रख के भी देख लो, ना मानने तो मेरे। ठीक है, आप रख के देख सकते हो, संख्या मेरे हिसाब से तो आपकी ये 400 से कम रह जाएगी। लेकिन हमें संख्या चाहिए आपकी 400 से लेके 500 के बीच में। हमें 2 संख्या मिलेगी, एक 437 मिलेगा, एक 485 मिलेगा। इन दोनों मल्टीप्लाई, सॉरी योग पूछा है, योग निकाल लो। 437 + 485, 7 और 5 12, 8 3 11 1 12, 4 4 1 9, 929, 922। ठीक है, आसान है, थोड़ी ना सोचना है। नेक्स्ट,
हाँ, इसको हल कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सरलीकरण करना है। 9 छिंग 54, 0.6 आ गया, इसका मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा तो 6 चौक 24, 2.47 और 17 माइनस 2.4 प्लस मल्टीप्लाई पहले होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 9 छिंग 54 की 4 आसलाई 5, 6 और 5 कितने हो गए आपके 11.4। आपके ये प्लस और प्लस के हैं, ये दोनों को जोड़ लीजिए, इसमें 17 प्लस कीजिए, 0.4718 और 112 माइनस 2.4 कितना हो गया आपका कीजिए। 10 के बाद 0 बचेगा, 8 में 2 गए 6, 2 26 आ रहा है, यही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न स्थान इसकी जगह पूछ रहा क्या आएगा जो इसके अनुसार चल रहा है। इसमें आपको गुणा भाग जोड़ घटाओ जो भी अप्लाई करना आप कर सकते हो। कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग, हल करने में आसानी हो। 16 9 10 11 12 7 और 13 या 12 13 10 8 और 16 नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। देखो 10 और 8, 10 8 80, 80 9 7 63 63 8 6 48 48। अकॉर्डिंग टू मी यही है। फिर आपको अगर और कोई सॉल्यूशन लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता, ये सबको मालूम। सुशील कुमार क्या करते हैं, बहुत अच्छे कुश्ती वादक हैं, ठीक है। वो भी 2008 में जीता था सुशील कुमार ने ओलंपिक में पदक, कुश्ती में शायद पहली बार पदक लेके आए थे सुशील कुमार ओलंपिक में। नेक्स्ट, एक कार को 1,20,000 रुपए में बेचकर डेविड 20% का लाभ कमाता है। अच्छा, कार बेची है, उस पर लाभ कमा रहा है। यदि वह कार को 30% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता। 20% है तो 20% का क्या मतलब हो गया 1/5। 20% पे देखो 2 3 तीसरा क्वेश्चन है ये, तो 5/6 CP 5 SP 5 रुपये 6 रुपये बेच दी, इसका ये मतलब बेची 1,20,000 में 6 की वैल्यू, ठीक है। डेटा निकाल ही लो, 6 दूनी 12 4 0 1 2 3 4, ठीक है। 20,000 गुणा कर देंगे 6 में तो 1,20,000 बन जाएगा, वही डेटा दे रखा है, तो 20,000 गुणा हम यहाँ भी कर देंगे। ये उसका CP आ गया 5×10, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए की चीज है, उसे पहले उसने 1,20,000 में बेचा। अब कह रहा है इसमें हम 30% लाभ कमाना चाहते हैं, सीधा सीधा 1,30,000 का हो जाएगा। 1,00,000 का 30% यानी 30% लाभ कमा रहा 100 पे 30%, तो 130% पर बेचेगा, तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा 130% का इसमें, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप इसे हल कर सकते हो। परसेंट के क्वेश्चन है, हल करने में आसानी होती है। 2 0% से हट जाएंगे, बाकी का जो बचा वो डेटा दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, 2020 तक भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति। देखो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है भौतिकी के क्षेत्र में, ऐसा कौन है। जॉन वार्डियन, जॉन वार्डिन, ये नाम है जॉन वार्डिन, ठीक है, जो 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी जी, ये हूबहू आपका पेपर है जो 2020 में आया हुआ था 2 शिफ्ट में 4 जनवरी को।
सेम पेपर करा रहे हैं, ठीक है। हल करने में, जिसको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी, पेपर का मॉक भी लगाते चले, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का अम्ल में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका सवाल दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी यू की वैल्यू। या ये शायद पिछले वाले भी जो आपका 1 सितंबर पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन है, और आपका इसमें भी क्वेश्चन है, और ये आप अपने आप करें क्वेश्चन तो और फायदा होगा। चाहे आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आप सॉल्यूशन करके बताओ, ये हमने शायद 1 सितंबर पेपर में आपको ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। और नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक। अब फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यही एक फॉर्मूला जो सब में यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नहीं होगा तो हम इसको अगले पेपर में करा देंगे। अगला, tan 15 और cot 15 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा विचित्र क्वेश्चन है, 15 के मान तो किसी को याद नहीं होंगे, इसको हल करने में या हल करना ही पड़ेगा। तो tan को sin 15 बट्टे cos 15 तो लिख ही सकते हैं, प्लस cot को cos 15 और sin 15। एलसीएम लो इसका, एलसीएम लेंगे तो sin 15 और cos 15, cos तो sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15, ए स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा की वैल्यू दोनों की समान है। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी? 1। 1 वैल्यू हो जाएगी तो आपका क्या बचेगा? 1 बट्टे sin 15 और cos 15। अब देखो sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा, ये काय का सूत्र होता है? ये आपका सूत्र है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। यही वाला सूत्र है, sin 2 थीटा बन जाएगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई गुणा 2 बट्टे sin 2 थीटा 2 गुणा 15, 15 दूनी 30, sin 30 की वैल्यू 1 बट्टे 2 बराबर 2 बट्टे 1 बट्टे 2 बराबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग था, देखो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले प्रेसिडेंटी की स्थापना आपकी सूरत में हुई थी, ठीक है, सूरत। नेक्स्ट, अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये और राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 8400 रुपये उधार दिए और उनसे ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपये प्राप्त हुए। प्रति ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सालाना ब्याज की दर पूछ रहा है। देखो सीधा सीधा सवाल है, 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये उधार दिए हैं इसे दुबे को, अनिल ने, और राघव को भी दिए 4 वर्ष के लिए 8400 रुपये, वो साधारण ब्याज पर, आपको सिंपल इंटरेस्ट पर। उन दोनों से ब्याज के रूप में 4968 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो इसकी भी आप ब्याज निकाल लीजिए। आपको दर तो मालूम ही नहीं, दर हम कुछ भी मान सकते हैं, X% मान लो। तो मूलधन 7200 रुपये, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। हमें दुबे की ब्याज मालूम पड़ेगी प्लस, अब हमें निकालनी राघव से ब्याज, तो 84 रुपये, 8400 राघव को भी दिए सेम परसेंटेज दर पे और 4 साल के लिए
बट्टे 100 बराबर 4968 टोटल ब्याज दर दे रखा है x% और x%। ठीक है, तो यह आप हल कर सकते हो। 3 दूनी 6 7 21 x हम बाहर निकाल ले रहे हैं, दोनों में समान है। और 4 चौक 16 8 चौक 32 33 बराबर 4968 और जोड़ लो 6 6 12 3 1 4 1 5 3 2 और x% मल्टीप्लाई इक्वल टू 4968 552 से 4968 का में भाग दीजिए तो 552 496 में तो जाएगा नहीं, यानी पूरी संख्या में भाग देना पड़ेगा। लास्ट वाले से देख लो, 2 का भाग 8 में जाए 2 चक, यानी कि 4 बार। नहीं जा रहा भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 72 3 वर्ष के लिए, राघव को 4 वर्ष के लिए 8400, 3 दूनी 6 7 21 4 चौक 16 8 चौक 32 33 6 6 12 3 1 4 1 5 3 2 5 और 4968। तो कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है? 4968 परसेंटेज वैल्यू तो निकालनी है, तो 4968 डिवाइडेड बाई 552। सॉल्यूशन आपको ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी ब्याज निकलेगी, यहाँ से इसकी ब्याज, यहाँ से आपकी दुबे की ब्याज निकलेगी, यहाँ से आपकी राघव की ब्याज निकलेगी। दोनों को अलग अलग रुपए दिए गए, इसको 7200 रुपये 3 वर्ष के लिए, इसको 8400 रुपये और 4 वर्ष के लिए। मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, बट्टे 100 होता है, 3 दूनी 6 और 7 21 216 रुपये x% तो है ये। 0 0 4 चौक 16 की 6 असला 1 4 अट्ठे 32 1 33 6 6 12 3 1 4 1 5 3 और 2 5 512 मल्टीप्लाई x% और 4968। इसका आप डिवाइडेड भाग लगा लीजिए, कितने बार जाएगा? नहीं 9 है तो है, सॉरी 9% सही तो है, 9% हो जाए, 9 बार जा रहा है पूरा पूरा। अरे कहाँ दिमाग चल रहा है, 9% की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपरों में। 20 आदमी 15 लड़के एक काम को 10 दिन में निपटा देते हैं, यानी कर देते हैं, और 25 पुरुष या 25 आदमी, बात ही की है, 10 लड़के इस काम को 9 दिन में कर देते हैं। ठीक है, एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम से एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात, यानी कि दोनों का एक एक दिन का कार्य पूछा है, यानी दोनों की इफिशिएंसी ज्ञात करनी है और कुछ नहीं है। इसके लिए इफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा है आपके पास 20 मैन प्लस 10 बॉय मल्टीप्लाई बाई 10, 10 दिन में काम कर रहे हैं, बराबर ये काम पूरा हो गया। और ये लोग भी काम पूरा कर रहे हैं, 25 मैन और 9 बॉयज, सॉरी 10 बॉयज, 10 बॉयज, ये 9 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन काम ये भी पूरा कर रहा है, काम ये भी, दोनों का बराबर काम चल रहा है। इसमें मैन और बॉयज का आप रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। करो 200 मेंस प्लस 150 बॉयज, इसका करो गुणा 25 नंबर 200, 25 मैन प्लस 90 बॉयज। मैन एक तरफ कर लो और बॉयज आप एक तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो 150 बॉयज माइनस 90 बॉयज बराबर 225 मेल्स माइनस 200 मेल्स, कितना बचा आपका? 60 बॉयज बराबर
25 मेंस, तो बॉयज डिवाइड बाई मेंस 25 डिवाइड बाई 60, 25, 5 एकम 5 दूनी 10, 5/12। लड़के और आदमी का अनुपात किसका पूछा है? एक आदमी का काम पहले पूछा है और फिर एक लड़के का। तो आदमी का काम पहले, आदमी का 12 और लड़के का 5, 12:5, 12:5। यही देखना है आंसर में, कभी लड़के को आगे दे देगा तो कभी आदमी को आगे दे देगा, कभी लड़के को आगे दे देगा। इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 12 5 की जगह 5 12 लगा के निकल जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको भी शायद आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, जैसे x इसको -1 है, इसको हम देखो सीधा कर दे रहे हैं बराबर 7। आपको पूछा x³ + 1/x³। ये भी क्वेश्चन आप करके बताओगे, कमेंट नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में बताओगे। हिंट दे रहा हूँ, इसकी तरफ क्यू कर दो, इसकी तरफ क्यू कर दो। फार्मूला खोलना है वही चीज़ है, x³ + 1/x³ + 3x 1/x और x + 1/x, ये वाला फार्मूला लगेगा बराबर 7 का क्यू। आपको इसका वैल्यू निकाल के बताना, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट, शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं। ठीक है, एक बेलनाकार बीकर है आपका, बेलनाकार का कोई फिगर है नहीं है, चलो हाथों से बनाते हैं। मान लो ये आपका बीकर है, बेलन टाइप। ठीक है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ गोले हैं जिसका व्यास आपका 6 सेंटीमीटर का है। इसको उठाकर इसमें डाला जाता है, जिसमें कुछ पानी होता है, यहाँ में कुछ पानी होता है, ताकि वे पूर्ण डूब जाए। ठीक है, इनको इसमें डालना है, भर रहे हैं तो पानी से पूर्ण रूप से डूब रहे हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर, इसका व्यास दे रखा है 9 सेंटीमीटर का, और जल स्तर 32 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। जल स्तर उचक गया, जितना उचकेगा, जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही तो उचकेगा, 32 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लीजिए आसानी से। ठीक है, मान लिए हमने x शीशे की गोलियां डाली हैं। ठीक है, वो भी गोलाकार, तो उसका भी आयतन होगा 4/3 πr³ बराबर आपका ये बेलन है। ठीक है, पूरी बेलन में डाला, इसका भी आयतन होगा πr²h। ठीक, हमने तो x गोलियां डाली हैं, वो भी, इसका हमारे पास व्यास दे रखा है, व्यास 6, आपकी त्रिज्या 6/2 हो जाएगी। ऐसे ही आप इसका भी व्यास दे रखा है 9, इसकी भी त्रिज्या 9/2 हो जाएगी, दोनों की अलग अलग निकलेगी। ठीक है, तो फिर का वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। x × 4/3, देखो पाई पाई दोनों तरफ समान होगी। r की वैल्यू 3, 3 × 3 × 3 बराबर, यहाँ r की वैल्यू 9/2। आप चाहे तो 4.5 भी रख सकते हैं, सॉरी 2 टाइम है, फिर इंटू हाइट 30। हल कीजिए, आंसर निकालिए। 3 × 9, 3 × 9, 2 दूनी 4 × 32 और 4 दूनी 8, तो x बराबर 3 × 3 × 2, 3 × 3 × 2, x बराबर 3 × 9 दूनी 18, और आपका 18 आपने गोलियां डाल दी और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर तक उचक गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
235 या 280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ये कह रहा है कोई यह छोटी से छोटी संख्या याद करनी है। सबसे छोटी 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। इसका मतलब ये है किसी भी संख्या से इसमें भाग लगाएंगे तो संख्या वो पूर्ण वर्ग बननी चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 3 से ही नंबर लगाओ। 3 का भाग लगाएंगे, पहले हमने 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, 2 बचेंगे 22, 3 7 21, 3 6 18। आपका आ गया 11,760। अब ये बताइए, अब 11,760 किसी का वर्ग है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपको लगता है तो आपका 3 आंसर हो, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब इसके बाद हम लगाएंगे सबसे छोटी संख्या पे 4। फिर 4 का भाग लगाएंगे, आप लोग लगाओ। 4 का भाग चार बट्टे 32 और बट्टे 4 दूनी 8। ठीक है, 8,820। ठीक, फिर 8,820 किसी का स्क्वायर बनना है क्या? 8 के बाद फिर 5 का, तो 5 7 35, 5 25, 5 30, 7,056। ये बताइए किसी का स्क्वायर बनना है क्या? 7,056 किसी का स्क्वायर है क्या? 7,056 बताइए। आप शायद 84 के स्क्वायर के पास में हैं। 8 बटे 64, 7 4 चौक 16। ये आपका 84 का स्क्वायर बन जाता है लमसम। ठीक है, 84 का स्क्वायर। तो ये 3 का भाग लगाया, संख्या है 11,760। ये किसी का स्क्वायर नहीं। फिर 4 का भाग लगाया, 8820 संख्या, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद नंबर नंबर क्या, हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। हम लगा के अभी 7 का लगा देते और अभी 7 से भी स्क्वायर बनना हो, लेकिन हमें 5 से ही स्क्वायर मिल गया तो हमें ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें सबसे छोटी संख्या ही याद करनी है, बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं। हमने 5 का भाग लगाया, मैं 84 का, इसको इसमें हमें 84 का वर्ग प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 288 है। ठीक है, उनका महत्तम समावर्तक मासा 16। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? यानी कि मासा मासा 16 है, तो अगर हम एक संख्या x मान लें, दूसरी y मान लें, तो जाहिर सी बात है कि मासा सब में कॉमन होगा तभी लिया जाएगा। तो 16x 16 इसमें भी होगा मल्टीप्लाई 16 इस संख्या में, क्योंकि 16 तो कॉमन होगा ही होगा। अभी हम इनका मासा निकालेंगे तो कॉमन 16 तो 16 ही मासा निकलेगा इन दोनों संख्याओं। x अलग है, y अलग है, ये दोनों संख्या अलग अलग है। अगर ये दोनों कॉमन होती तो मासा ज़्यादा होता। बस यही सोचना है इसमें, और कुछ नहीं है। एक मासा होता है कॉमन संख्या। ठीक, ये संख्या ले ली हमने। इन दोनों का योग 288 है। इन दोनों का योग निकाल दो भाई, 288। 16 कॉमन हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 288। x प्लस वाई 16 कम 16, भाग लगाइए आप। 16 कम 16, सोलह 128। यानी इन संख्याओं का योग 18 है। और हमें ऐसी संख्या लेनी है कि इनका कॉमन 16 से ज़्यादा ना आए, क्योंकि 16 हमारे पास मासा है। मासा नहीं कम होना ना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो मासा में 16 ही रखना है। तो दोनों संख्या ऐसी होंगी जो दोनों आपस में विभाजित नहीं होंगे, या दोनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जैसे 1 और 17 लूँ,
योगफल 18 हो गया। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। अभी हम 2 और 16 ले सकते हैं, लेकिन 2 16 में कॉमन फैक्टर है और 16 में भी 2 आते हैं। 3 और 15 लेंगे, 3 में 15, 15 में 3 मिल जाएंगे और 4 14, उसमें 2 कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। अगर 2 कॉमन फैक्टर हो गया तो 16 दूनी 32 मासा हो जाएगा महत्तम समावर्तक। लेकिन ये हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये 16 रहेगा। 4 फिर 5 और 13, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 13 6 12 इसमें भी कॉमन है। 6 फिर 7 और 11, 7 और 11, फिर 8 और 8, सॉरी 8 और कितना हो गया 10, इसमें भी 2 कॉमन है। 9 और 9, ये दोनों ही कॉमन फैक्टर हैं, दोनों समान है। फिर 9 के बाद 10 8, इसमें भी 2 कॉमन है। 11 7 पे लौट के नहीं आ गया बस, 11 7 आ गए। यानी 1 17 5 13 और 7 11, 3 कॉमन फैक्टर बन रहे हैं। ऐसी संख्या को कितने जोड़े बन सकते हैं? 3 जोड़े बनेंगे आपके। कौन कौन से आपके 3 जोड़े हैं आप देख लो। 1 17 5 13 और 7 11, जिससे हमारा महत्तम समावर्तक कितना रहेगा? 16 ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी 16 गुणा कर सकते हैं, इसमें भी 16 गुणा कर सकते हैं, इसमें भी 16 कर सकते हैं और इसमें भी 16 का, इसमें भी 16 का और इसमें भी 16 का। नेक्स्ट, अंडर रूट 8 की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई दे रखा है, तो युगल 4 यार 112 अंडर रूट वाई का मान। ये तो भाई लंबी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर वैल्यू चाहिए, अंडर रूट एक्स की दे रखी है, अगर इसमें स्क्वायर चढ़ाएंगे दोनों तरफ तो एक्स की वैल्यू 8 आएगी। अब फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 8 बटे 64, अब एक्स स्क्वायर वैल्यू में 64 प्राप्त हुई है। 64 प्लस बाई, सॉरी गलत कर लिया, तो स्क्वायर इधर भी लगा तो स्क्वायर इधर भी लगेगा। ये एक्स की ही वैल्यू हो गई, एक्स स्क्वायर की, तो 64 स्क्वायर हो गई। ठीक है, 64 का स्क्वायर प्लस बाई बराबर 4 यार 112। अब आपको 64 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 64 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा? अगर 64 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 4 या 96 के, हाँ 4 चौक 16, अच्छा और 6 36, 4 या 96 के समथिंग, 4 या 96 ही निकलेगा। प्लस बाई बराबर 4 यार 112, तो आपकी बाई बराबर कितना आ जाएगा? 4 यार 112 माइनस 4 यार 96, डिजिटल अंक 6 आएगा, 2 1 जी 6 1 जी 6, और 6 ही रहेगा क्योंकि 96 और 6 जोड़ देंगे तो 12 पहुंच जाएगा। ठीक है, यही होगा 6 ही। आपका आंसर 6 घटा के 6 ही प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 माइनस 6.3 बाई एक्स 7, तो 7 का भाग इसमें लगा दो, 7 63, 13 39, तो 15 माइनस 0.9 प्लस 3.9 माइनस के 2। ठीक है, माइनस की ये संख्या, माइनस की ये संख्या, इसको हल कर लो। देखो हल करने में आसानी है। 0.9 0.9 15, प्लस की संख्या ज़्यादा है, 0.9 ये कम है, तो खाली प्लस 3 ज़्यादा, माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, प्लस 15, 15 और 1 16, ये आंसर है 16 इसका। ठीक है, कैलकुलेशन है, सिंपल है। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम के अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, सीधा सीधा पूछा, परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? ठीक है, ये आपका 2015 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लूटूथ का आविष्कार, जो आप मोबाइल कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ चलाते हो, ईयरफोन कनेक्ट कर लेते हो, इसकी खोज किसने की थी? जाप हार्टसन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस होती है आपकी आर्गन।
आर्गन हीलियम वगैरह या आर्गन है उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट, यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं और सुकरात एक दार्शनिक है, जब तो दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अच्छा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, निष्कर्ष उड़ाना अनुसरण जो करते हैं वो वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यदि क्या दे रहेगा, सभी दार्शनिक तर्कवादी, जो भी दार्शनिक हैं सभी कैसे तर्कवादी हैं। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है सुकरात एक दार्शनिक है, सुकरात एक दार्शनिक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, सुकरात एक तर्कवादी है। जब सुकरात एक दार्शनिक है और दार्शनिक सभी कैसे हैं, तर्कवादी हैं, तो सुकरात भी तो ही आपका तर्कवादी होगा। और तर्कवादी जितने भी हैं, सॉरी, दार्शनिक जितने भी व्यक्ति हैं वो आपके सब तर्कवादी हैं। और दार्शनिक आपका सुकरात भी है तो वो भी तर्कवादी होगा। सुकरात एक तर्कवादी है। लो, सभी तर्कवादी दार्शनिक हैं ऐसा तो नहीं लिखा है। सभी दार्शनिक तर्क, कोई दार्शनिक होगा जरूर नहीं है वो तार्किक हो, लेकिन सारे तर्कवादी आदमी हैं वो सब दार्शनिक हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है। नेक्स्ट, ए को घटाओ, बी का गुणा, सी का विभाजन, डी का जोड़। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। इसको भी आप करके देखोगे घर पर। सिंपल सा क्वेश्चन है। बी की जगह 3, बी की जगह क्या लिखना है आपको, गुणा बता देना, उसे लिख दे रहा हूँ, करोगे आपको 4। फिर डी की जगह क्या लिखना है आपको, जोड़ना 5। ए की जगह क्या लिखना है, घटाना -6, पोस्टर लगा हुआ। सी की जगह विभाजन, विभाजन 1, यानी 1 का पूरे भाग लगा, 1 का किसी में भाग लगाए तो बड़ी संख्या रहती है, तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू बात वैसे ही वैसे हो जाए। 4 12, 12 5 17, 17 में 6 11। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको आपको खुद ही करना चाहिए था। मैंने पीछे भी क्वेश्चन 2 छोड़ रखे हैं आपको हल करने के लिए। ये PQR एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है। इसको करने के भी तरीके होते हैं, जैसे P, Q, R, औसत है 58। P और Q का औसत है 54 और Q, R का औसत दे रखा 48। तो Q, खाली Q का मैं मान ज्ञात करना है, बताइए। जब तीनों का औसत, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे तीनों का भार ज्ञात कर लो तो 58 गुणा 3 हो जाएगा। इसका ये 54 गुणा 2, तीनों का भार ये आगे PQR का। तो आप P, Q, R तीनों का भार निकाल सकते हैं एवरेज से। तो 8 3 24, 5 3 15, 16 17, 174 kg के तीनों व्यक्ति हैं PQR। इसमें आपको P और Q का वजन दे रखा है, इतना 54 गुणा 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है। P और Q का, अलग से Q का नहीं है लेकिन P और Q का दे रखा है। यहाँ आपका Q और R का वजन दे रखा है 48, तो आपका 48 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये 2 लोग हैं, ये दोनों का एवरेज है। यहाँ भी 2 लोगों का एवरेज है, यहाँ आपका 3 लोगों का एवरेज, 3 का मल्टीप्लाई। तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 96। ठीक है। में आसानी होगी, P प्लस R प्लस Q 2 बार Q आ जाएगा, इसमें एक ही बार Q है, तो इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे तो एक Q की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इन दोनों में से PQR में से इसको घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, तो क्या होगा, घटाने पर क्या होगा, में क्या प्राप्त होगा, देखो P से P कट जाएगी, R से R, Q से Q, बचेगा एक Q। इसी की वैल्यू याद करनी है, यानी माइनस माइनस वाले दोनों इनको जोड़ के इसमें से घटा देंगे। ये एक तरीका है, ये कॉमन तरीका है, ये सब जगह लग जाता है। इसमें ज़्यादा सोचने की नहीं, थोड़ी ना कैलकुलेशन की ज़रूरत है। इन दोनों को जोड़ लो आप, 8 और 6 14, 9 1 10, 1 और 1 2। ठीक है। इसमें की वैल्यू ज़्यादा है भाई, 174 में से कम कर लो, 174 घटाओ 0 और 3। ठीक है, 30 kg आ गया। अगर इसमें थोड़ा भी आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मामूली सा, ठीक है, बस सोचना और कुछ नहीं है। हम यही देखते हैं, सिंपल सा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा।
पी क्यू आर, तीनों का एवरेज 58। हमारे अकॉर्डिंग अगर तीनों का एवरेज 58 है तो तीनों 58, ये भी 58, ये भी 58, ये भी 58, तीनों 58 केजी के होंगे अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन। पीओ क्यू का एवरेज 54 दे रखा है अकॉर्डिंग टू इसके, तो ये 54 का होगा और ये 54 का होगा, लेकिन यहाँ तो वैल्यू अलग है। ठीक है, सोचने वाली बात है, यहाँ वैल्यू अलग है। लेकिन अब हम देखेंगे दूसरे इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से देखेंगे अगर पी और क्यू 54 के हैं, पी 54 का, क्यू भी 54 का, ठीक है, पी भी 54 का, क्यू भी 54 का, ये पहली इस वाली इक्वेशन से, तो आर कितना डेटा लेके आएगा जो 58 एवरेज बन जाए। आर के पास 58 तो रहेगा रहेगा, इनके पास कम है तो पूरा मेंटेन 58 भी करना है, तो इनको भी 4 की जरूरत तभी 58 बने, इनको भी 4 की जरूरत तब 58 बने। 4 और 4 8, 8 इसको एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा आर को, तब एवरेज पूरा 58 बनेगा। यहाँ से हम आर की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं सीधी सीधी, 8 8 16 और 5, 8 8 16 6 और 5 1 6, यानी आर 66 केजी का बनेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। अगर इसका एवरेज 54 है तो इसके अकॉर्डिंग पहले इक्वेशन में आर आपका 66 केजी का होगा और पी ओ क्यू 54 के होंगे, तब 58 एवरेज मेंटेन होगा आपका। अब आर का एवरेज आपने 66 ले लिया, ठीक है, और क्यू का एवरेज डिफाइन करना है, लेकिन ओवरऑल एवरेज 48 है। ये तो ज़्यादा ले आया 66, लेकिन हमें चाहिए 48 48, एवरेज दोनों को बराबर करना है क्योंकि एवरेज 48 है। अगर एवरेज 48 निकालना है इसका भी, तो ये तो 66 ज़्यादा ले आया, तो 48 प्लस लेके आया है, कितना लेके आया है ज़्यादा वो देख लो, यानी 18। 18 तो ज़्यादा ले आया, अभी 18 ज़्यादा केजी का है तो 48 एवरेज को मेंटेन करनी है, 18 इसमें से कम कर देंगे, 48 में से 18 कम कर दो, कितना बचा 30 केजी। क्यों कितने रह गया आपका 30 के। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा बस सोचना है, बस वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लोगे तो क्वेश्चन हल करने में आसानी हुए, ऐसे भी आपका 30 केजी यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं? नवंबर 2020 तक, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आप ज़्यादा कर रहे होंगे। अभी नवंबर 2020 का डेटा उसके अनुसार 22 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, जैसे कोई संख्या है n, उसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। अब 9 का भाग n में लगाएंगे, हमें यहाँ शेषफल 4 प्राप्त हो, तो हम यहाँ क्या संख्या कम से कम कितनी मान सकते हैं? 9 से 4 ज़्यादा, 9 4 13, तब 9 का एक बार भाग लगाएंगे तो शेषफल 4 ही तो आएगा। यहाँ पर हम यहाँ सीधी सीधी संख्या 4 ही मान लें पूरी, तो 4 भी तो मान सकते हैं, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटे बिंदी आई, सीधे शेषफल 4 आ जाएगा। दोनों तरीका से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ संख्या 4 मान ले तो n की जगह हम 4 संख्या मान ले रहे हैं, तो भी शेषफल हमारा 4 ही आ रहा है। यदि 12n गुणा 12n, 12 गुणा n 4 माना था, 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? तो फिर 12 चौक 48 और 9 पंजे 45, कितना बचा शेषफल? 3, तो आपका शेषफल 3 आएगा। अकॉर्डिंग अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते, देखो जैसे पहले वाला बताया था, 9 का भाग हम यहाँ मान लिया हमने संख्या 13, ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ दो, 18 4 22 भी मान सकते हैं। तो हमें शेषफल 4 चाहिए, कोई भी संख्या मान लो, 4 अंक की मान लो, 10 अंक की मान लो, 1 अंक की मान लो, 2 अंक की मान लो, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। n का मान कुछ भी हो सकता है, हम वो संख्या मानेंगे जिससे हमें हल करने में आसानी हो, सिंपल तरीका से हल कर ले। 9 एकम 9 बचा 4 शेषफल, आ गया 4 शेषफल, तो हम मान ली संख्या 13 है, n की जगह 13। अब जी कह रहा 12n, तो 12 गुणा 13, भाग लगाना 9 का, कितना शेषफल आएगा? तो 13 दूनी 26 की 6, असलाई दो 13 कम 13 और 2 15। अब 9 का भाग लगाओ, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, क्या बचा 6 और 6, 9 9 9 7 63, क्या बचा
3 3 आ गया शेष पर। 3 शेष पर आ गया। कैसे भी कर लो, आंसर उतना ही आना। आपका आधा पेपर हल हो गया। 50 क्वेश्चन हम हल करा चुके हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। सेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।